देखो भाई, आज की क्लास उन सभी के सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जितने भी बच्चे इस बार 2027 में देने वाले हैं अपना हिंदी का पेपर, क्योंकि भाई आज की इस क्लास में हम लेकर के आ गए हैं कक्षा 10 वालों के लिए एक हिंदी का मॉडल पेपर। मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारे पास 2027 का एक हिंदी का मॉडल पेपर है। जैसा आप लोग पेपर देने जाओगे, बिल्कुल सेम मेरे प्यारे बच्चों ऐसा ही पेपर आप लोगों को दिया जाएगा 2027 में जब पेपर देने जाओगे हिंदी का। देखो, हिंदी का पेपर देने जाओगे तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास एक कोड होगा, जो कि सबका कोड होता है पेपर का। हर एक पेपर का कोड होता है। जैसे यहाँ पर आज का हमारा कोड है 801 आयु कोड का पेपर आप लोगों को देने वाले हैं। अगर ये पेपर में अगर ये प्रश्न, अगर ये जो कोड है मेरा, ये इस कोड का पेपर अगर आप लोगों के एग्जाम में आ जाता है तो भाई आप लोगों के 70 में 70 नंबर भी पक्के हो जाएंगे। तो इसीलिए आप लोगों को क्या करना है कि इस पेपर को पूरा का पूरा तैयार कर लो, है ना। देखो, सबसे पहले इस पेपर को तैयार करना, आप लोगों को पूरा का पूरा पेपर भाई तैयार कर लेना, क्योंकि ये एक मॉडल पेपर है। इस मॉडल पेपर को तैयार करके आप लोग अपने 70 में 70 भाई नंबर ला सकते हो। अब चलो आगे देखो बात करते हैं। सबसे पहले देखो, पेपर दिया जाए तब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर अपना अनुक्रमांक और यहाँ पर अपना नाम डाल लेना है। और समय हमारा 3 घंटे 15 मिनट में आप लोगों को अपना ये जो हिंदी का पेपर है, इस हिंदी के पेपर को आप लोगों को समय 3 घंटे 15 मिनट में सॉल्व करना है। 3 घंटे 15 मिनट में आप लोगों को अपना पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करना है। फिर इसके बाद आगे देखो, पेपर को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखो यहाँ पर जो हमारा दिया है नोट, नोट को भी पढ़ना है। नोट देखो क्या कहता है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी कि शुरुआती के जो 15 मिनट हैं वो सबसे पहले आप लोगों को पेपर को पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। यहाँ निर्देश लिखा है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। इस पेपर के जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे प्रश्नों को करना अनिवार्य है। निर्देश नंबर 2 कहता है कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड आ तथा खंड बा में विभक्त है। आप लोगों का जो हिंदी का जो पेपर होगा वो खंड आ और खंड बा में दिया जाएगा। निर्देश नंबर 3 कहता है कि खंड आ में 1 अंक के 20 वैकल्पिक प्रश्न होंगे, जिनके सही उत्तर आप लोगों को ओएमआर उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट कलम से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करके चिन्हित कर देना है ना। तो खंड आ में जितने भी आप लोगों के 20 वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएँ उन सबका उत्तर आप लोगों को ओएमआर शीट पर देना है। और ओएमआर शीट पर नीले अथवा देखो आप लोगों को नीला अथवा काला पेन लेकर के जाना है। वो भी कैसा पेन होना चाहिए, बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए। और उसी से आप लोगों को गोले को भरना पड़ेगा, उसी से भरना को लिखो। अब आगे देखो निर्देश नंबर, यहाँ पर मेरा अगला निर्देश देखो क्या है। निर्देश नंबर नेक्स्ट देखेंगे, निर्देश नंबर 4 कि खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त ओएमआर उत्तर पत्र पर ही उत्तर दें। ओएमआर उत्तर पत्र पर उत्तर देने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है। आप लोगों को जब ओएमआर शीट दी जाए, आप लोगों को जब ओएमआर शीट दी जाए तो आप लोगों को ओएमआर शीट पर उस पर इरेजर नहीं चलाना है। कई बच्चे क्या करते हैं, ओएमआर शीट पर पेंसिल चला देते हैं। कई बच्चे क्या करते हैं, ओएमआर शीट पर पेन ही चला देते हैं, व्हाइटनर चला देते हैं। ऐसी गलती भी आप लोगों को नहीं करना है। आप देखो निर्देश नंबर 5 कहता है कि प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। सभी के सभी प्रश्न, जो प्रश्न जितने अंक का होगा उसके अंक उतने दिए जाएंगे। तो अब यहाँ से भाई आप लोगों का पूरा निर्देश खत्म हुआ। अब यहाँ से हम आप लोगों का पेपर स्टार्ट कर देते हैं कि आप लोगों के इस मॉडल पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। और इन सभी प्रश्नों को भैया तैयार कर लो, इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लो। यही सब प्रश्न आप लोगों के 2027 बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं खंड आ और बहुविकल्पी प्रश्न हमारा दिया है कि पहला प्रश्न कहता है कि जो हमारा मित्रता निबंध के लेखक कौन है। मित्रता निबंध के लेखक कौन है, पेपर देने जाओगे भाई 1 नंबर का प्रश्न आएगा। तो मित्रता निबंध के लेखक हो जाएंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और प्रश्न नंबर 2 कहता है कि भारतीय संस्कृति पाठ के लेखक कौन है। ये भी पेपर में 1 नंबर का आएगा। तो इसके लेखक हो जाएंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। देखो आप लोगों के पेपर में 5 नंबर का गद्य आएगा, 5 नंबर का पद आएगा। तो वही उसी तरीके से इस पेपर को बनाया गया है। इसके बाद आगे देखो कि ममता कहानी के लेखक कौन है। मैं इस बार क्वेश्चंस पूछ दिया, ममता कहानी के लेखक कौन है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। प्रश्नों के अंक, उन प्रश्नों के अंक उसके सामने अंकित कर दिए गए। 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। प्रश्न नंबर 4 कहता है कि यही मेरा वतन है। यही मेरा वतन है किस विधा की रचना है। यह मेरा वतन है, यह मेरा वतन है पे बता दीजिए किस विधा की रचना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह एक कहानी विधा की रचना है। पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इसको याद रखेंगे। इसके बाद चलो आगे देखो प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 को देखने वाले हैं कि साहित्य सत्य की जीत, सत्य जीत पाठ का मुख्य संदेश क्या है। जो सत्य की जीत है, सत्य की जीत पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है। ए ऑप्शन दिया धन का महत्व, बी ऑप्शन दिया सत्य की विजय, सी ऑप्शन दिया क्रोध का महत्व, डी ऑप्शन दिया आलस्य का महत्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्य की विजय, बी ऑप्शन इसका सही करेंगे। और प्रश्न नंबर 6 कहता है कि ऊधो मन्ना भय 10 20
पद के रचयिता कौन है? ऊधो मन्ना भय 10-20 पद के रचयिता कौन है भाई? 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा कि ऊधो मन्ना भय 10-20 पद के भाई रचयिता कौन है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इसका सही हो जाएगा बी ऑप्शन भाई, इसका सही करेंगे, इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 का बी ऑप्शन सही करेंगे। चलो अच्छा आगे देखो प्रश्न नंबर नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 7, क्वेश्चन नंबर भाई 7 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 देखो क्या कहता है। प्रश्न नंबर 7 यहाँ पर कहता है कि प्रश्न नंबर 7 को पढ़ेंगे कि स्वदेश प्रेम कविता के कवि कौन है? स्वदेश प्रेम कविता के कवि कौन है? 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा कि स्वदेश प्रेम कविता के कवि कौन है? ए ऑप्शन दिया राम नरेश त्रिपाठी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राम नरेश त्रिपाठी। स्वदेश प्रेम कविता के रचयिता राम नरेश त्रिपाठी जी हो जाएंगे। आगे देखो कि रामचरितमानस के रचयिता कौन है? पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा कि रामचरितमानस के रचयिता कौन हो जाएंगे? तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा तुलसीदास। तो रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास हो जाएंगे, इसका सी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। चलो अच्छा आगे देखो प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 कहता है कि रश्मि रथी के रचयिता कौन है? पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, तो रश्मि रथी के रचयिता हो जाएंगे रामधारी सिंह दिनकर। और प्रश्न नंबर 10 कहता है कि भक्ति काल के प्रमुख कवि कौन है? ये भी 1 ही नंबर का आएगा। तो भक्ति काल के प्रमुख कवि पूछे गए हैं। ए ऑप्शन दिया बिहारी, बी ऑप्शन भूषण, सी ऑप्शन सूरदास, डी ऑप्शन देव। तो भक्ति काल के भाई यहाँ पर प्रमुख कवि पूछे गए हैं, भक्ति काल के प्रमुख कवि पूछे गए, तो बता दीजिए भाई भक्ति काल के प्रमुख कवि कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरदास। सूरदास मेरा राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलो आगे देखो प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर भाई 11 को देखने वाले हैं। प्रश्न नंबर 11 देखो क्या कहता है कि वाराणसी पाठ में किस नगर का वर्णन किया गया है? जो मेरा वाराणसी पाठ है ये 1 नंबर का आएगा कि वाराणसी पाठ में किस नगर का वर्णन किया गया है? तो भाई आप लोगों ने वाराणसी चैप्टर को पढ़ा ही होगा, है ना? तो वाराणसी जिन जिन बच्चों ने चैप्टर पढ़ लिया है संस्कृत में आता है, तो वहाँ से उठाया गया इस प्रश्न को। तो वाराणसी पाठ में किस नगर का वर्णन किया गया है? तो भाई वाराणसी का ही वर्णन किया गया है। प्रश्न नंबर 12 कि वीर वीरेण पूज्यते पाठ का मुख्य विषय क्या है? जो हमारा वीर वीरेण पूज्यते जो हमारा पाठ है उसका मुख्य विषय क्या है? ए ऑप्शन दिए शिक्षा, बी ऑप्शन दिए वीरता, सी ऑप्शन दिए मित्रता, डी ऑप्शन दिए सेवा। तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा वीरता, मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलो प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 को देखो भाई, प्रश्न नंबर 13 कहता है कि अस्माकम संस्कृति का अर्थ क्या होता है? 1 नंबर का आएगा कि अस्माकम संस्कृति का अर्थ क्या होता है? 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारी संस्कृति। तो यहाँ पर अस्माकम संस्कृति का अर्थ पूछा गया है आप लोगों से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारी संस्कृति। और प्रश्न नंबर 14 कहता है कि युद्धस्व शब्द का अर्थ क्या होता है? 1 नंबर का भाई ये भी आ जाएगा कि युद्धस्व शब्द का अर्थ क्या होता है? ए ऑप्शन दिया पढ़ो, बी ऑप्शन दिया जाओ, सी ऑप्शन दिया युद्ध करो, डी ऑप्शन बोलो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा युद्ध करो। चलो आगे देखो प्रश्न नंबर नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। प्रश्न नंबर 15 देखो यहाँ पर कहता है कि स्वर्ग का संस्कृत पर्यायवाची, स्वर्ग का संस्कृत पर्यायवाची क्या होता है? तो स्वर्ग का संस्कृत पर्यायवाची देवलोक होता है, इसको याद रखेंगे। और राजपुत्र शब्द में कौन सा समास लगा है? राजपुत्र भाई शब्द में कौन सा समास लगा है? 1 नंबर का आ जाएगा, तो राजपुत्र शब्द में हमारा तत्पुरुष समास लगा है, इसका बी ऑप्शन सही करेंगे। चलो आगे देखो प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 17 को देखने वाले हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 17 देखो कहता है कि मुख जो है चंद्रमा के समान है, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? मुख जो है चंद्रमा के समान है, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? तो भाई इसमें मेरा उपमा अलंकार हो जाएगा। मुख चंद्रमा के समान है, इसमें मेरा उपमा अलंकार हो जाएगा। पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और प्रश्न नंबर 18 कहता है कि दोहा जो है किस प्रकार का छंद है? 1 नंबर का ये भी पूछा जाएगा कि दोहा मेरा किस प्रकार का छंद है? तो दोहा जो है भाई आप लोगों का अर्ध सम्मात्रिक छंद है, बी ऑप्शन इसका सही करेंगे, दोहा अर्ध सम्मात्रिक छंद है। चलो प्रश्न नंबर 19 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 19 कहता है कि अनुचित शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? देखो अनुचित शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? 1 नंबर का आएगा, तो अनुचित शब्द में अनुपसर्ग लगा है। प्रश्न नंबर 20 देखो कहता है कि राम विद्यालय जाता है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? राम जो है भाई विद्यालय जाता है, इसमें कौन सा वाच्य हो जाएगा? तो इसमें मेरा कर्तरी-वाच्य हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन भाई याद रखेंगे। चलो अच्छा, ये मेरे भैया 20 नंबर पक्के हो गए, 20 नंबर मेरे पक्के हो गए, और 20 नंबर अपने पक्के कर लो। अब आगे देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब आगे देखो बात करते हैं, अब आप लोगों के एग्जाम में पेपर देने जाओगे भाई, आप लोगों के पेपर में 6 नंबर का गद्यांश भी पूछा जाएगा, है ना? तो 6 नंबर का आप लोगों के एग्जाम में गद्यांश भी पूछा जाएगा, तो उसको भी देख लो। सबसे पहले इसको पढ़ेंगे, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 3 × 2 = 6 नंबर का आप लोगों का
गद्यांश भी पूछा जाएगा। इसको पढ़ेंगे कि आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह की गिराने में होता ही रहेगा। तो यहाँ पर मैंने वाक्य को पकड़ा कि अभी मैंने वाक्य को सही से पकड़ा नहीं है कि आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। इसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में होता ही रहेगा। इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना होगा जो उस अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करें। तो भाई अभी हम समझ नहीं पाए किस चैप्टर से लिया गया है ना। अभी और आगे पढ़ेंगे। भोग भावना को दबाए रखें। नैतिक अंकुश के बिना शक्ति मानव के लिए हितकर नहीं होती। यह नैतिक अंकुश यह चेतना भावना ही दे सकती है। वह उस शक्ति को परिमित भी कर सकती है और उस उपयोग को नियंत्रित भी, है ना। तो अभी भाई हमको पता नहीं किस चैप्टर से लिया गया है, लेकिन इसका सबसे पहले गद्यांश लिखेंगे। गद्यांश देख लो यहाँ पर, गद्यांश देखो इसका लिखेंगे। गद्यांश देखो यहाँ पर गद्यांश में कहा गया है कि ये उपयुक्त गद्यांश का पाठ और लेखक का नाम बता दीजिए भाई, है ना। 2 नंबर का आएगा, यानी कि 6 को इस पर हमारे इस गद्यांश पर आधारित 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और तीनों के तीनों प्रश्न 2-2 नंबर वाले होंगे। तो 2 3 × 2 बराबर 6 नंबर का हमारा गद्यांश पूछ लिया जाएगा। अब चलो हमारा पहला प्रश्न देखो क्या पूछा गया है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो यहाँ पर सबसे पहले भाई संदर्भ हेडिंग डालेंगे और संदर्भ में लिखना स्टार्ट करेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हो जाएंगे। तो इतना भाई आप लोगों को लिखना है। ये हमारा 2 नंबर पक्का हो गया। 2 नंबर ये क्वेश्चन हमारा 2 नंबर देकर जाएगा। इसके बाद आगे देखो ऑप्शन डालेंगे रेखांकितांश की व्याख्या। रेखांकितांश की व्याख्या में लिखना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे रेखांकितांश की व्याख्या और इसमें लिखना स्टार्ट करेंगे। इसमें देखो कैसे लिखेंगे, तो अब भाई रेखांकितांश की व्याख्या में देखो कैसे लिखेंगे कि आज का युग विज्ञान का युग है। विज्ञान ने मनुष्य के हाथों में असीम शक्ति दी है और देता जा रहा है। कुछ लोग इस शक्ति का उपयोग एक व्यक्ति अथवा किसी एक समुदाय की उन्नति और विकास के लिए करते हैं। ऐसे ही भाई आप लोगों को लिखना पड़ेगा, है ना। जैसा मैं लिख रहा हूँ बिल्कुल सेम ऐसे ही लिखना पड़ेगा, तभी आप लोगों को पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। किंतु कुछ अन्य किसी दूसरे व्यक्ति और समुदाय के पतन के लिए इसका उपयोग करते हैं। आज एक व्यक्ति अथवा एक देश विज्ञान के विनाशकारी उपकरणों और अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करके दूसरों का सब कुछ हथियाना चाहते हैं। तो इतना लिखने पर आप लोगों को 2 नंबर दिए जाएंगे। और इसके बाद आगे देखो यहाँ से हमारा 7 क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि आज विज्ञान मनुष्य को क्या दे रहा है। ये भी हमारा 1 नंबर का आएगा, ये 1 नंबर का आएगा और ये वाला भी 1 नंबर का आएगा। ये दोनों 1-1 नंबर वाले हैं। ये दोनों क्वेश्चन हमको 2 नंबर देंगे। इसकी ये कहता है कि आज विज्ञान मनुष्य को क्या दे रहा है। तो आज विज्ञान मनुष्य को अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। विज्ञान का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है। तो विज्ञान का उपयोग एक शक्ति और समूह को उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति समूह को गिराने में होता ही रहेगा। चलो छाएंगे, देखो यहाँ पर अथवा करके दिया है। तो भाई आप लोगों को 2 में से 1 क्वेश्चन सॉल्व करना है। 2 में से या तो आप लोग ऊपर वाला सॉल्व करो या फिर नीचे वाला। यहाँ पर लिखा है कुसंग का जोर सबसे भयानक होता है। केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी। तो भाई ये जो हमारा मित्रता चैप्टर से लिया गया है इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए। मैंने 1 सॉल्व करा दिया है, ऊपर वाला मैंने सॉल्व करा दिया, आप लोग नीचे वाला सॉल्व कर लीजिए। चलिए अच्छा आगे देखो, यहाँ से ये हमारा 6 नंबर का आएगा। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 यहाँ से स्टार्ट होता है कि निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। सबसे पहले इसको पढ़ेंगे कि चरण कमल बंदो हरिराई जाकी कृपा पंगु गिरिलंगे अंधे को सब कुछ दर्शाई बहिरो सुने गुंग पुनि बोले रंग चले श्री छत्र धराई सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो दीपाई। तो भाई इसको सबसे पहले पढ़ेंगे और इसको पढ़ने के बाद फिर हमसे यहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 3 × 2 बराबर 6 नंबर का पूछा जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए और संदर्भ को कैसे लिखेंगे। यहाँ पर डालेंगे हेडिंग संदर्भ कि प्रस्तुत पद सूरदास द्वारा रचित सूरसागर से लिया गया है। इसके बाद आगे देखो ऑप्शन लिखेंगे रेखांकितांश की व्याख्या। अब यहाँ से भाई रेखांकितांश की व्याख्या डालेंगे और रेखांकितांश की व्याख्या में लिखना स्टार्ट करेंगे कि मैं उस ईश्वर यानी कि भगवान कृष्ण के कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ जिनके कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत पर चढ़ जाता है। यानी कि मैं भाई उस ईश्वर की कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत पर चढ़ जाता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है और निर्धन व्यक्ति सिर पर छत धारण करके चलने लगता है। इतना भाई जब आप लोग लिखेंगे तब आप लोगों को 2 नंबर मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन हमारा 2 नंबर का आएगा और ये हमारे 1-1 नंबर के आएंगे। 1 नंबर का ये, 1 नंबर का ये, तो ये दोनों को
दो नंबर, ये दोनों क्वेश्चन हमको 2 नंबर देकर जाएंगे। चलो छान के देखो, इसमें देख लो कि किसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत लांग जाता है। तो जब ईश्वर की कृपा होती है तो लंगड़ा व्यक्ति पर्वत लांग जाता है। रेखांकित अंश में कौन सा अलंकार है? तो रेखांकित अंश में हमारा रूपक और अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। चलो आगे देखो, अब ये हमारा अथवा करके दिया है, तो अथवा वाला भी सॉल्व कर लेना। अथवा करके दिया, विश्वत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँफ हाँफ कर रखता है अनुराग अलौकिक, यह भी अपनी मातृभूमि पर। इसको भी सॉल्व कर लेना। इस पर 3 प्रश्न ये पूछे गए हैं। अब आगे देखो, अब आगे भाई यहाँ से आप लोगों का बन जाता है क्या कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करिए। भाई एक संस्कृत का गद्यांश भी पूछा जाएगा, 5 नंबर का भी पेपर में आएगा कि वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी इयं विमल सलिल तरंगाय गंगाय कूले स्थिता अस्य घट्टानां वलयाकृति पंक्ति धवलायं चंद्रिकायं बहुराजते आगणिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम अत्र आयान्ति अस्य घट्टानां च शोभां विलोक्य इमाम बहु प्रशंसन्ति, है ना। तो इसमें यहाँ पर डालेंगे हेडिंग संदर्भ, और संदर्भ भाई इसका देखो संदर्भ 2 नंबर का आएगा, संदर्भ हमारा 2 नंबर का आएगा, और हिंदी अनुवाद मेरा 3 नंबर का पूछा जाएगा। चलो अच्छा, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यावतरण हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत संग्रहित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है ना। तो ये मेरा किस चैप्टर से लिया गया? तो ये भाई आप लोगों का वाराणसी चैप्टर से लिया गया, तो वाराणसी चैप्टर को याद रखेंगे। चलो आगे देखो, अब यहाँ से डालेंगे हिंदी में अनुवाद। हिंदी में अनुवाद यहाँ पर लिखेंगे कि वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है, यह स्वच्छ जल तरंगों वाली गंगा के किनारे पर स्थित है। तो वाराणसी जो है एक बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है, और यह स्वच्छ जल तरंगों वाली गंगा के किनारे पर स्थित है। इसके घाटों की गोलाकार पंक्ति सफ़ेद चांदनी में बहुत शोभित होती हैं। असंख्य यात्री, मतलब बहुत से ऐसे यात्री जो दूर दूर से देशों से यहाँ आते हैं और इसके घाटों की शोभा देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। फिर एक अथवा करके पूछा गया कि अस्माकं संस्कृति का सदा गतिशीला वर्तते मानव जीवन संस्कृतों में ऐसा है ना। तो इस नवानव विचारधारा, इसको भी आप लोग सॉल्व कर लीजिए, मैंने ऊपर वाला सॉल्व करा दिया है ना। तो आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए। अब यहाँ पर देखो संस्कृत का पद्यांश पूछा जाएगा, ये भी भाई पेपर में 5 नंबर का आएगा। देखो कि निम्नलिखित दिए गए संस्कृत का पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कर दीजिए। हतो व प्राप्स्यसि स्वर्गजिता व भोज्यसे महिम निरासी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विदगत जोहरा। यहाँ पर डालेंगे संदर्भ, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत खंड में संग्रहित वीर वीरण पूज्यते नामक पाठ से लिया गया है, और हिंदी में अनुवाद कर देना। युद्ध में मारे गए तो तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे, और जीत गए तो पृथ्वी के राज्य को भोगोगे, अतः तुम इच्छा रहित ममता रहित और दुख रहित होकर युद्ध करो। तो ये देखो हमारा भाई पूछा जाएगा पेपर में, है ना। तो इसको तैयार करो। ये हमारा संस्कृत का पद्यांश भी 5 नंबर का पूछा गया। अब संस्कृत का एक अथवा करके भी पूछा जाएगा। 2 में से आप लोगों को एक को सॉल्व करना है, 2 में से आप लोगों को एक को सॉल्व करना है, चाहे ऊपर वाला सॉल्व करो चाहे नीचे वाला। मैंने भाई ऊपर वाला सॉल्व करा दिया। अथवा करके देखो क्या दिया है, किंस्विद गुरुतरम भूमि, इसको देखो, इसको सॉल्व कर लेना, है ना। एक ही हमारा। अब यहाँ से आप लोगों का स्टार्ट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 5 कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। 3 नंबर का खंड काव्य आएगा। तो भाई 3 नंबर का खंड काव्य भी आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाएगा। ये देखो सारे सारे खंड काव्य हैं, इनका आप लोग स्क्रीनशॉट कर लो। ये कहते हैं मुक्तिदूत खंड काव्य के द्वितीय सर्ग की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। फिर यहाँ पर कहता है कि मुक्तिदूत खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्रण कीजिए, है ना। तो ऐसा आप लोगों को चरित्र चित्रण भी करना है। इसके बाद आगे ये सब कुछ भाई आप लोगों को नोट कर लेना है ना। खंड का भाई आप लोगों को देख लेना है। अब हम सीधे चलते हैं जीवन परिचय की ओर। जीवन परिचय में देखो आप लोगों से जीवन परिचय, लेखक का जीवन परिचय आएगा। आप लोगों से लेखक का जीवन परिचय 5 नंबर का पूछा जाएगा, और एक कवि का जीवन परिचय 5 नंबर का पूछा जाएगा, यानी कि 10 नंबर का जीवन परिचय भी आता है आप लोगों का एग्जाम में। तो देख लो भाई इस पेपर में कौन कौन से जीवन परिचय आए हुए हैं। चलो भाई देख लो, जीवन परिचय देख लो। यहाँ पर डालेंगे कि दिए गए लेखक में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का नाम बता दीजिए। भाई 5 नंबर का लेखक का जीवन परिचय आएगा। रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल। सबसे पहले मैं आप लोगों को भाई रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय लिख करके बता देता हूँ कि आप लोगों को रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय कैसे लिखना है पेपर में। चलो आगे देखो, यहाँ पर डालेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसमें लिखना स्टार्ट करेंगे जन्म कि 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान देख लो, अगोना बस्ती उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। इनकी मृत्यु 2 फरवरी 1941 को होती है। तो इतना भी आप लोगों को सबसे पहले ही हेडिंग डाल देना। एग्जामिनर इन चीज़ों को देख लेता है, फिर वो तुरंत आप लोगों को 5 नंबर दे देता है ना। इन चीज़ों को सबसे पहले लिखना है, ये हेडिंग सबसे पहले ही डाली जाती हैं। अब आगे देखो,
यहाँ से डालेंगे सब, फिर नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे रचनाएं। चिंतामणि विचार भी थे, रश्मिमासा त्रिवेणी, ये रचनाएं डालेंगे। अब यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे जीवन परिचय, और जीवन परिचय में देखो कैसे लिखेंगे। हेडिंग यहाँ पर डालेंगे जीवन परिचय कि रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म बस्ती जिले के अगोना नामक गाँव में 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी को हुआ। रामचंद्र शुक्ल 4 वर्ष की आयु में अपने पिता के साथ हमीरपुर चले गए और हमीरपुर में ही रामचंद्र शुक्ल जी की प्रारंभिक शिक्षा हुई। तो वह इन्होंने हमीरपुर में ही अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। 1892 ईस्वी में उनके पिता की नियुक्ति मिर्जापुर सदर में कानूनगो के पद पर हो गई। 1921 में रामचंद्र शुक्ल ने मिशन स्कूल से फाइनल की परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत प्रयाग के कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में नाम लिखाया, किंतु गणित में कमजोर होने के कारण इंटर की परीक्षा नहीं दे सके। तो भाई इतना आप लोगों को लिखना है। फिर इसके बाद आगे देखो, बाद में हिंदी शब्द सागर के लिए काशी आ गए। कुछ दिनों तक नागरिक प्रचारणी सभा पत्रिका का भी संपादन किया। श्वास का दौरा पड़ने के कारण 2 फरवरी 1941 को उनका देहावसान भी हो जाता है। तो इतना भी आप लोगों को लिखना है। ये हमारा रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय हो गया। और लास्ट में रचनाएं लिख देना, रश्मिमासा त्रिवेणी चिंतामणि। तो इतना देखो भाई, रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय इतना लिखना है। यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से आप लोगों को स्टार्ट करना है और यहाँ तक लिखना है ना। तो इतना आप लोगों को भाई लिखना है, रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय यहाँ तक। अब यहाँ से देखो, अब यहाँ पर अगर और आगे बात करें तो 12 नंबर में पूछा गया कि दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कर दीजिए। भाई 5 नंबर का आप लोगों का कवि का जीवन परिचय भी आएगा। देखो, सूरदास दिया, महादेवी वर्मा दिया, तुलसीदास, रामनरेश त्रिपाठी। तो 4 जीवन परिचय आप लोगों के एग्जाम में आएंगे। 4 में से एक जीवन परिचय आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को तुलसीदास जी का जीवन परिचय सॉल्व करके बता देता हूँ। तो देख लो भाई, तुलसीदास जी का जीवन परिचय देख लो कैसे लिखेंगे। तुलसीदास जी का जीवन परिचय देख लेते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग डालेंगे जन्म। सन 1532 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान देख लो, राजापुर चित्रकूट उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। अच्छा, माता का नाम तुलसी, पिता का नाम आत्माराम दुबे। तो ये हमारी इतनी मेन हेडिंग ऊपर मैंने डाल दी। अब इसके बाद आगे देखो, फिर और भी इनके गुरु देख लो कौन थे। तो भाई तुलसीदास जी के गुरु जो थे वो नरहरिदास थे। पत्नी रत्नावली, रचनाएं देख लो, रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका। ये सब रचनाएं जो है भाई तुलसीदास जी की रचनाएं हो जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय कि तुलसीदास जी का जन्म चित्रकूट जिले के राजापुर नामक गांव में, एक चित्रकूट में गांव पड़ता है जिसका नाम है राजापुर, तो वहीं पर भाई इनका जन्म हुआ था। सन 1532 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे। तो तुलसीदास जी के जो पिता का नाम आत्माराम दुबे और इनकी माता का नाम तुलसी था। इनकी माता का नाम तुलसी था। आभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके माता पिता ने इनको त्याग दिया था। इनका जन्म देखो भाई, आभुक्त मूल नक्षत्र में जब इनका जन्म हुआ तो इनके माता पिता ने इनको त्याग दिया था, है ना। इसी कारण त्यागा था क्योंकि इनका जन्म आभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था। अब आगे देखो, स्वामी नरहरिदास ने इनका पालन पोषण किया था। काशी के शेष सनातन नामक विद्वान ने इन्हें वेदों, पुराणों आदि ग्रंथों का ज्ञान कराया था। जो काशी के जो शेष सनातन विद्वान जो थे उन्होंने तुलसीदास जी को वेद, पुराण और आदि ग्रंथों का ज्ञान कराया था। इनका विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या, एक दीनबंधु पाठक हैं, उन्हीं की एक पुत्री थी जिनकी कन्या थी, उन्हीं से इनका विवाह करा दिया गया था। इनका जीवन काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक बीता। इनकी मृत्यु काशी के ऐसी घाट पर सन 1627 ईस्वी में हो जाती है। रचनाएं देखो, रामचरितमानस, दोहावली, गीतावली इनकी रचनाएं हो जाएंगी। और इसके बाद अब आगे देखो, आप लोगों को भाई एक श्लोक याद कर लेना है। श्लोक आप लोगों के एग्जाम में 2 नंबर का श्लोक आता है। 2 नंबर का श्लोक, 4 नंबर का पत्र लेखन भी आएगा। यहाँ पर कहते हैं कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। क्वेश्चन नंबर 8 कहते हैं शहर की सफाई पर पत्र लेखन लिख लेना, या फिर अपने मित्र को अपने बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने पर निमंत्रण देते पत्र लिखिए। इसके बाद आगे तो ये प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे 2 नंबर के, और एक निबंध लिखना है। 7 नंबर का भी निबंध आएगा पेपर में कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिख दीजिए। पर्यावरण प्रदूषण, विज्ञान अभिवर्धन, वृक्षारोपण कम है तो जनसंख्या वृद्धि। तो इस पे भाई 7 नंबर का निबंध आएगा। और यहाँ से आप लोगों का मॉडल पेपर, मैंने आप लोगों का पूरा का पूरा ये मॉडल पेपर सॉल्व करा दिया है। पूरा मॉडल पेपर तैयार कर लेना मेरे पर बच्चों। आज की इस क्लास में आप लोगों का 70 में 70 नंबर भी पक्का हो गया। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।